एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम्स के बारे में, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले यानी पूर्व में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके बारे में, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे उनके बारे में। यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें कि 1947 तक, जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उससे पहले जो कार्यक्रम है वो प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम्स में आते हैं, और 1947 के से लेकर के 1953 तक जो भी प्रोग्राम्स चलाए गए थे रूरल डेवलपमेंट के, वो क्या है, वो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम्स में आते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम्स के बारे में, थोड़ा सा शॉर्ट में बात करेंगे। बाकी आप स्क्रीन पर जो भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट कार्यक्रम है, प्रथम जो कार्यक्रम है वो है श्री निकेतन प्रोजेक्ट। श्री निकेतन प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो यह जो प्रोग्राम था वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और 1914 में यानी 1914 में स्टार्ट किया गया था, जो कि बंगाल राज्य में कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। कलकत्ता से श्री निकेतन क्या है, एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पर कि ये प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। यह क्षेत्र क्या था, ये क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण लोगों का सर्वांगीण विकास करना था। इसके द्वारा उन्होंने क्या करा कि जो सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका सर्वांगीण विकास करना उन्होंने उद्देश्य बनाया था। और उन्होंने ये सोचा था कि जो ये प्रोग्राम है वो अगर कहते हैं हम कुछ गाँव में विकसित करेंगे तो उससे क्या होगा, जो अन्य गाँव हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी, और ये कार्यक्रम जो है ग्रामीण विकास का वो पूरे देश में फैल जाएगा। इससे क्या होगा कि पूरा जो देश है वो विकसित होगा। तो अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो सबसे पहले ये 8 गाँव में स्टार्ट किया गया था श्री निकेतन प्रोजेक्ट को, और जो कि बढ़ा करके बाद में 15 गाँव तक चला था। तो ये जो गांव थे ये सारे के सारे श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो ज़मींदारी वाले क्षेत्र थे उनमें प्रारंभ किया गया था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको। बात करते हैं इसके कहते हैं क्रियाओं के बारे में, इसमें कौन कौन से काम किए गए थे या ऑब्जेक्ट कौन कौन से उन्होंने लिए थे। तो सबसे पहले उन्होंने चयनित गाँवों का सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बेहतर प्रथाओं का प्रदर्शन करना, मलेरिया, टीबी और अन्य संक्रामक रोगों के उन्मूलन के लिए अभियान चलाना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए नाइट स्कूल की व्यवस्था यानी रात में पढ़ने के लिए व्यवस्था करना, प्रत्येक गांव में समाज कल्याण केंद्र की स्थापना करना। उन्होंने प्रत्येक गांव में क्या करा कि जो समाज कल्याण केंद्र हैं उसकी व्यवस्था भी करवाई। इसके बाद अगर हम बात करें तो सहकारी समितियों की स्थापना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको इस्टेब्लिश किया। सामुदायिक केंद्रों की स्थापना भी की गई। ग्रामीण लोगों के लिए मोबाइल लाइब्रेरी की व्यवस्था, मोबाइल लाइब्रेरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली लाइब्रेरी, इसकी भी उन्होंने व्यवस्था की। और स्काउट संगठन भी उन्होंने बनाए थे इस कार्यक्रम के अंतर्गत, और शुद्ध पेयजल का प्रबंधन भी करा था, यानी पीने के लिए जो शुद्ध पानी है उसके लिए भी प्रबंधन इसमें किया गया था इस कार्यक्रम में। और ग्रामीण स्वच्छता के कार्यक्रम भी चलाए गए थे। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में, गुड़गांव प्रोजेक्ट। गुड़गांव प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो यह प्रोजेक्ट 1927 यानी 1927 में स्टार्ट किया गया था। FL ब्रायनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। FL ब्रायनी कौन थे, ये जिला के उपायुक्त थे, यानी डिप्टी कमिश्नर के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया था। और इन्होंने क्या करा कि एक योजना प्रारंभ करी जिससे कि जो ग्रामीण लोग हैं उनका विकास हो सके। तो इस योजना को हम किस नाम से जानते हैं, गुड़गांव योजना के नाम से जानते हैं। और ये बड़े पैमाने पर स्टार्ट की गई थी, लगभग पूरे राज्य में इसको, पूरे ज़िले में इसको कहते हैं प्रारंभ किया गया था इस कार्यक्रम को। और ये कार्यक्रम ज़्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि जैसे ही वो उपायुक्त के पद पर कहते हैं नियुक्त किए गए थे, जैसे ही उनका ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद में ये जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये सिंगल किसी एक व्यक्ति के
विश पर आधारित था, उसकी इच्छा पर आधारित था। और जैसे ही उनका ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद में जो दूसरा व्यक्ति आया उसने इस प्रोग्राम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इस वजह से ये परियोजना जल्दी समाप्त हो गई। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात कर लें कि ग्रामीण जो गुड़गांव प्रोजेक्ट है उसके उद्देश्य क्या क्या थे, तो पहला तो ग्रामीणों को पुराने खांचे से बाहर लाने के लिए और उन्हें आश्वस्त करने के लिए कि सुधार संभव है। तो जो ग्रामीण कहते हैं जो पुराने परिदृश्य में सोच रहे थे, पुराने परिदृश्य के हिसाब से कहते काम कर रहे थे, उनको क्या करना था, मॉडर्न बनाना था, आधुनिक बनाना था कि उनको विश्वास ये दिलाना था कि सुधार हो सकता है अगर आप काम करें तो। उसके बाद वैज्ञानिक तरीक़ों से रोग और कीट नियंत्रण का प्रदर्शन करने वाले उनके भाग्यवाद को मारने के लिए, तो उन्होंने क्या करा कि जो लोग भाग्यवाद को मानने वाले लोग थे उनको उन्होंने कि वैज्ञानिक तरीके से जो रोग और कीट कहते हैं खेतों में लगते हैं, उनके जो कृषि फार्मों में लगते हैं, उनको हम वैज्ञानिक तरीक़ों से भी नियंत्रित कर सकते हैं, केवल भाग्य पर निर्भर नहीं रहना है। इसके बाद ग्रामीणों के पूरे जीवन से निपटने के लिए यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करेंगे, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं विकास है और जो राजनीतिक विकास है उसके बारे में, तो पूरे जीवन से निपटने के लिए भी इस उद्देश्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट वन की बात करें तो एक समय में पूरे ज़िले में काम शुरू किया जाना चाहिए, मतलब कोई भी काम अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो पूरे के पूरे ज़िले में स्टार्ट हो। तो ये गुड़गांव प्रोजेक्ट का एक पार्ट था, ऑब्जेक्ट था, और जो पूरा प्रोजेक्ट था वो उसका अभियान स्तर पर विकास के कार्य किए जाए, मानी मूवमेंट के तौर पर एक अभियान चला करके जो विकास के कार्यक्रम हैं उनको प्रारंभ किया जाए। गुड़गांव प्रोजेक्ट के अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य के क्षेत्र कौन कौन से, स्कोप उन्होंने क्या क्या बनाया था, अपनी लिमिटेशंस क्या क्या बनाई थी, उसकी अगर हम बात करें तो कृषि विकास और खाद्य उत्पादन को बढ़ाना, ये उन्होंने कहते हैं अपना स्कोप, फर्स्ट स्कोप बनाया था। इसके बाद में स्वास्थ्य में सुधार करना, इसके बाद गांव की स्वच्छता के बारे में भी उन्होंने कहते हैं चीज़ों को सम्मिलित किया था। सामाजिक सुधार करने के लिए भी उन्होंने चीज़ों को सम्मिलित किया था। इसके बाद ग्रामीण संस्थानों में सुधार, जो ग्रामीण कहते हैं इंस्टीट्यूशंस थे उनमें भी उन्होंने कहते हैं सुधार की प्रक्रिया को अपनाया, और महिला शिक्षा पर भी जोर दिया गया। तो ये उपायुक्त थे और डिप्टी कमिश्नर के पद पे थे, तो इनके पास काफ़ी पावर थी, तो उन्होंने क्या करा कि महिला शिक्षा पर भी जोर देने के काम इसमें सम्मिलित करा। इसके बाद सहकारी समितियों का संगठन करना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनको कहते हैं उन्होंने इस्टेब्लिश किया। समन्वय और प्रचार, ये भी इनका कार्य क्षेत्र था, और गृह विकास के कार्यों को भी प्रोत्साहित किया गया इसके अंदर, और अतिरिक्त व्यय को नियंत्रित करना। तो ये सारे क्या है उनके कार्य क्षेत्र थे। स्कोप ऑफ गुड़गांव प्रोजेक्ट भी इसको हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की, सेवाग्राम प्रोजेक्ट यानी कि सेवाग्राम परियोजना के बारे में। तो ये सेवाग्राम परियोजना के अगर हम मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, और ये कार्यक्रम 1921 में सेवाग्राम में शुरू किया गया था। सेवाग्राम में गांधी जी का एक आश्रम था जहाँ पर इसको प्रारंभ किया गया था, और उनका मानना ये था कि वो समाज के लोग जब तक दबेंगे तब तक जब तक लोग दबेंगे तब तक समाज और राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने वर्धा नामक जो जगह थी वहाँ पर इस परियोजना को प्रारंभ किया था, और बाद में ये जो कार्यक्रम है वो गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में प्रसिद्ध हुआ, यानी कि गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के रूप में इसको हम जानते हैं, दूसरा नाम इसको हम कह सकते हैं, दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं उद्देश्यों की। तो सेवाग्राम प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट क्या थे, तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट की बात करें तो खादी के कपड़ों का उपयोग करना, कि खादी के कपड़ों का उपयोग करने के लिए भी इस उद्देश्य को शामिल किया गया था। गांव में स्वच्छता, महिला कल्याण, स्वास्थ्य, आर्थिक मदद और सामाजिक सद्भाव पर कार्यक्रम शुरू करना। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए भी प्रयास किया जाना था। ग्रामीण लोगों में शक्ति और साहस का विकास करना उद्देश्य था। आर्थिक मदद का कार्यक्रम, ये जो कहते हैं आर्थिक मदद का कार्यक्रम क्या है कि ये लोग एक दूसरों की आर्थिक मदद
कर सकें, गरीब लोगों की स्थितियों में सुधार करना, मातृभाषा और अन्य राष्ट्रीय बोलियों को लोकप्रिय बनाने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक और चीज़ को सम्मिलित किया गया कि जो मातृभाषा है उसको अपनाने पर जोर दिया गया और जो अन्य राष्ट्रीय बोलियां हैं उनको लोकप्रिय बनाया गया। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो वंचित ग्रामीणों की सेवा करना, नेक्स्ट वन पिछड़े वर्गों के उत्थान करना और प्राथमिक और वयस्क शैक्षिक कार्यक्रम। तो ये कुछ उद्देश्य हैं जो कि सेवाग्राम प्रोजेक्ट के बनाए गए थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मार्थंडम परियोजना, मार्थंडम प्रोजेक्ट, इसके अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो यह कार्यक्रम 1921 में स्टार्ट किया गया, जो कि एक अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ थे डॉक्टर स्पेंसर हैच, उनके द्वारा ये कहते हैं कार्यक्रम स्टार्ट किया था। उन्होंने देखा कि कहते हैं केरल में जो त्रिवेंद्रम में है वहाँ पे जो लोग हैं मोस्टली क्या करते हैं, धान और नारियल की खेती करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इस कमजोरी को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ विकासात्मक कार्य किए जाने चाहिए। तो विकासात्मक कार्य करने के लिए ताकि ईसाई विश्वास फैल सके, ठीक है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बिलीफ्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा कि कुछ कार्यक्रम चलाने की सोचा, और इसके लिए उन्होंने क्या करा कि YMCA के साथ में समझौता किया। YMCA मतलब जो कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि कहते हैं क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उसको डेवलप करने के लिए चल रहा था। और जो क्रिश्चियन चर्च एसोसिएशन थी उनके सहयोग से उन्होंने क्या करा कि जो गांव थे, पड़ोसी गांव थे, उनमें उन्होंने इस परियोजना को स्टार्ट किया और लगभग 100 गाँवों को उन्होंने एक बार में ही कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि YMCA के जो केंद्र थे वो लगभग कहते हैं सारे गाँवों में फैले हुए थे। तो एक बार में ही ये बहुत सारे कहते हैं गाँवों को कवर करने में सफल रहे। YMCA से उन्होंने समझौता किया हुआ था, ये पॉइंट याद रखने वाला है। 1921 में ये स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा। अब हम बात करते हैं उद्देश्यों की। मार्थंडम जो प्रोजेक्ट है उसके उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सहायता और सहयोग करना, सेल्फ हेल्प करना और कॉपरेशन करना। इसके बाद में लोगों को अपने काम में मदद करने के लिए मदद करना, कि लोग अपना जो काम है जो कर रहे हैं उसको उसमें हेल्प करना, खुद के काम के लिए खुद की मदद करना, ठीक है। इसके बाद में प्रदर्शन केंद्रों को खोलना जहाँ पर के आकर के लोग तरह तरह की नॉलेज जो है वो ले सकें। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कहते हैं प्रोजेक्ट की, फ़िरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फ़िरका विकास योजना। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम था, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड कार्यक्रम था, जो कि सबसे पहला था। इससे पहले जो भी कार्यक्रम थे वो व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। हालांकि उसमें सहयोग कहते हैं, जैसे कि अगर हम जो पिछला कहते हैं प्रोजेक्ट था मार्थंडम प्रोजेक्ट, उसकी अगर हम बात कर लें तो मार्थंडम प्रोजेक्ट में कुछ कहते हैं संगठन जैसे YMCA का सहयोग लिया गया था। लेकिन फिर भी अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज था, जो कि मद्रास गवर्नमेंट थी उसके द्वारा उन्होंने इसको स्टार्ट किया गया था पहली बार। और ये सबसे बड़ा कार्यक्रम इसलिए बना, और इसे 1946 की अंतिम तिमाही में पूरे मद्रास राज्य में 34 फ़िरका में लॉन्च किया गया था, ठीक है। पूरे 34 फ़िरका की अगर हम बात कर लें तो फ़िरका को आज के टाइम में हम CD ब्लॉक के नाम से जानते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। तो ब्लॉक जितने भी थे मतलब 34 ब्लॉक्स थे पूरे मद्रास में, तो वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। और यह अप्रैल 1950 को प्रति 2 फ़िरका की दर से अतिरिक्त 50 फ़िरका तक बढ़ाया गया था। प्री इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में यह सबसे बड़ी परियोजना थी, ठीक है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता ही दिया कि ये जो हमारे कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की जो कहते हैं जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब में ये सबसे बड़ी परियोजना है, और जिसे पूरे के पूरे मद्रास राज्य में स्टार्ट किया गया था। 34 फ़िरका थे उनमें, और 1950 में अप्रैल में इसको क्या करा गया, अतिरिक्त 50 फ़िरका तक बढ़ा दिया गया था। और मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा ये जो कहते हैं प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया गया था। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो याद रखने योग्य हैं। अब हम बात करते हैं उद्देश्यों की। फ़िरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के उद्देश्य क्या क्या हैं?
तो प्रथम उद्देश्य ग्रामीण संचार जल आपूर्ति के विकास के लिए अल्पकालिक योजनाओं की तैयारी की गई। सेकंड की बात करें, कृषि सिंचाई और पशुधन सुधार के माध्यम से क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं चलाई गई थीं। थर्ड की बात करें, पंचायतों का गठन और सहकारी समितियों का संगठन बनाए गए। नेक्स्ट वन, खादी और कुटीर उद्योग का परिचय और विकास किया गया। और ग्रामीण लोगों का सर्वांगीण विकास के लिए ये जो कुछ उद्देश्य थे जिनको कि इसमें सम्मिलित किया गया था। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस रूरल वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस रूरल वेलफेयर प्रोग्राम्स में, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में सबसे पहला प्रोग्राम आता है इटावा अग्रगामी योजना, यानी इटावा पायलट प्रोजेक्ट। अब इसके अगर हम कुछ मुख्य बिंदुओं की बात कर लें तो वो ये है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि कहते हैं हमें अगर कोई भी ग्रामीण विकास का कार्यक्रम बनाना है तो वो कैसे बनाया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए। तो इसके लिए अनुभव तो था नहीं, एक्सपीरियंस की कमी थी। तो उन्होंने क्या करा कि सरकार ने अमेरिका सरकार से कहते आग्रह किया कि किसी को हमारे यहाँ पे भेजा जाए जिससे कि हम कोई कार्यक्रम स्टार्ट कर सकें ग्रामीण विकास का। तो वहाँ से जो मेयर थे अल्बर्ट मेयर के नाम, अल्बर्ट मेयर, ठीक है, अल्बर्ट मेयर नाम के कहते जो व्यक्ति थे जो कि समाजशास्त्री थे, उनको भेजा गया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने आकर के पूरे जो इंडिया है उसका पूरे का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद में उन्होंने कहते कंक्लूजन निकाला कि किस तरीके का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे स्टार्ट किया जाना चाहिए। तब उन्होंने 1948 में इटावा जो कि यूपी में आता है, एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, ठीक है, इटावा में इस योजना को स्टार्ट किया। और चूंकि इटावा में स्टार्ट किया गया था इसलिए इसका जो नाम है वो इटावा प्रोजेक्ट के रूप में चला। अग्रगामी योजना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो योजना है सबसे पहले स्टार्ट की गई थी, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले स्टार्ट की गई थी सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले अगर हम इस योजना की बात कर लें तो इस गांव के लिए उन्होंने क्या करा कि 64 कहते हैं जो गांव थे इस प्रोग्राम के लिए, 64 जो विलेज थे उनको उन्होंने सेलेक्ट किया सबसे पहले, और जिसका केंद्र उन्होंने इटावा को बनाया, ठीक है। और इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया और ये प्रोग्राम काफ़ी सफल रहा, और इतना सफल रहा कि इसके द्वारा क्या है, इसे हम अग्रदूत के रूप में मानते हैं किस चीज़ के, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1952 में, उसके लिए इसको हम अग्रगामी योजना, अग्रदूत मान के चलते हैं कि इसके जो परिणाम थे काफ़ी उत्साहजनक थे, काफ़ी पॉजिटिव कहते हैं इसके रिजल्ट रहे। और इससे क्या हुआ कि भारत सरकार को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और इससे प्रेरित होकर के उन्होंने इस योजना को भी गोरखपुर में, फैजाबाद में, ठीक है, गोरखपुर में और फैजाबाद में आदि जगहों पे भी इस योजना को चलाया था। और इसके बाद में उन्होंने सामुदायिक विकास योजना इसी कार्यक्रम के आधार पर प्रारंभ की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्यों कि ग्रामीण जो इटावा का पायलट प्रोजेक्ट है उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। फर्स्ट उद्देश्य लोगों की मानसिक शक्ति का विकास करना। सेकंड, उनकी रुचि और पहल को बढ़ावा देना। थर्ड, ग्रामीण लोगों की इच्छाओं को जागृत करना और उन्हें श्रमसाध्य बनाना। फोर्थ, कृषि और पशुपालन का विकास। फिफ्थ, पंचायत का विकास। नेक्स्ट, आत्मविश्वास, सहयोग और सामूहिक भागीदारी की भावना का विकास करना। नेक्स्ट, ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और अगर फास्ट नहीं चलेंगे तो फिर कहते हैं और भी लंबी हो सकती है। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि इस परियोजना को देश में कहीं और स्थानांतरित करने की संभावना को तलाश करना, ये भी उद्देश्य इटावा पायलट प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट, सामाजिक सुधार पहल और आत्मविश्वास के संदर्भ में कृषि विकास की सीमा को मापने के लिए सामुदायिक जीवन की भावना का निर्माण करना। और नेक्स्ट, ग्रामीणों में आत्म सहायता की भावना का निर्माण करना। तो ये कुछ उद्देश्य हैं जो कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट में सम्मिलित किए गए थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट परियोजना की, वो है नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट। नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो
ये जो परियोजना है वो 1948 में स्टार्ट की गई थी। श्री एस.के. डे ने ये परियोजना स्टार्ट की थी, प्रारंभ की थी। और इसको स्टार्ट क्यों किया गया था? क्योंकि जो पाकिस्तान से 7,000 प्रवासी आए थे उनको आश्रय देने के उद्देश्य से इसको तैयार किया गया था। आश्रय देने का उद्देश्य मतलब ये था कि 1947 में हमारा जो देश था वो स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र होने के बाद में उस समय कहते हैं एक कंडीशन लगाई गई थी कि कोई भी व्यक्ति जो अब इंडिया बन चुका है या जो पाकिस्तान बन चुका है, ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति भारत में रहना चाहता है, पाकिस्तान से आना चाहता है, तो वो भारत में आ सकता है, और अगर कोई भारत से पाकिस्तान में जाना चाहता है तो पाकिस्तान में जा सकता है। तो इसी तर्ज पर क्या हुआ कि जो 7,000 पाकिस्तान में रहने वाले लोग थे वो भारत के अंदर लौट करके आए। तो उन 7,000 लोगों को आश्रय देने के लिए इस परियोजना को स्टार्ट किया गया था। इस वजह से इसका जो नाम है, दूसरा नाम रखा गया मजदूर मंजिल के नाम से भी इस परियोजना को जाना जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें 100 एकड़ जो ज़मीन थी, उस 100 एकड़ वो दलदली ज़मीन थी, ठीक है, दलदली ज़मीन थी। तो उसमें उस दलदली ज़मीन को खेती के योग्य बनाया जाना था। और ये जो परियोजना थी वो करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में ये जगह थी 100 एकड़ की। कहाँ पे? करनाल और जो कुरुक्षेत्र है उसके बीच में 100 एकड़ की जो ज़मीन थी, जो दलदली ज़मीन थी, वहाँ पे इन प्रवासियों को बसाया जाना था, और जो ज़मीन है उसको कृषि योग्य भी बनाना था, और इसे हम नीलोखेड़ी परियोजना कहते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें मुख्य बिंदु हैं, उनको ज़रा याद रख लेना कि एक तो 1948 में इसको स्टार्ट किया था श्री एस.के. डे के द्वारा यह परियोजना स्टार्ट की गई थी। पाकिस्तान से आए हुए 7,000 प्रवासियों को आश्रय देने का उद्देश्य था इसमें। और इस परियोजना का जो सेकंड नेम है वो क्या है? मजदूर मंजिल, ठीक। और लगभग 100 एकड़ जो कहते हैं दलदली ज़मीन थी उसको कृषि योग्य बना करके इन 7,000 प्रवासियों को वहाँ पे बसाना था। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं इस परियोजना के। अब हम बात करते हैं इस परियोजना के उद्देश्यों के बारे में। तो फर्स्ट उद्देश्य क्या है कि जीवन की सभी आवश्यकताओं में ग्रामीण से शहरी बस्ती के लिए आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो जितनी भी जीवन की आवश्यक वस्तुएं होती हैं, आवश्यक चीज़ें होती हैं, उनका कहते हैं उनमें आत्मनिर्भर बनाना है इस बस्ती को। नेक्स्ट वन की बात करें तो अपने अनुभव के अनुसार लोगों के लिए काम और पेशेवर प्रशिक्षण का प्रावधान करना। तो लोगों को जो खुद स्वयं में जो अनुभव है उसके आधार पर उनको क्या है पेशेवर प्रशिक्षण स्टार्ट कराना, ताकि जो वो अपने उद्योग धंधे को स्टार्ट कर सकें, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। और नंबर 3 क्या है कि मध्यम पुरुषों को खत्म करना। मध्यम पुरुष मतलब बिचौलिए, जो बिचौलिए लोग हैं उनको कहते हैं उनका उन्मूलन करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। और नेक्स्ट वन क्या था कि 700 यहाँ पे गलती से हो गया, मिस्टेक से, 100 एकड़ की दलदली भूमि को खेती योग्य बनाना। तो जो 100 एकड़ की जो दलदली भूमि है उसको भी खेती योग्य बनाना इसका